नेक्स्ट अब फिर शुरुआत करते हैं आगे के क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा था पैराबोला में, कि एंगल बिटवीन द टेंजेंट फ्रॉम 1,4 टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। ये पैराबोला दे दिया गया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। कहाँ से ड्रॉ करनी है? 1,4 से, और इस पे एंगल निकालना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या मैकेनिज्म सीखा था, जो कि सर्कल से भी दिखते आ रहे थे। पहला क्या था कि हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ स्लोप लिख लेंगे, और वो टेंजेंट 1,4 पॉइंट से पास हो रही होगी तो उसको क्या करेगी? सेटिस्फाई। जैसे m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी और सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट वहां पे निकाल दिया जाएगा। और फिर tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का फार्मूला यूज करके हम लोग यहाँ पर एंगल बिटवीन टेंजेंट निकाल लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ स्लोप लिख जाएगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाई एम। तो यहां से ये टेंजेंट पास हो रही 1,4 से, 1,4 वाला पॉइंट इसको क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो ये 1,4 वाला पॉइंट इसको हम लोग सेटिस्फाई करा दे रहे हैं। और यहां से जो वैल्यू आ गई एक m1 हो गया और एक क्या हो गया? m2। तो सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए और m1 m2 c बाई ए, ये आ गया। तो एंगल बिटवीन टेंजेंट tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, और ये m1 माइनस m2 को हम लोग लिख देंगे रूट ओवर m1 प्लस m2 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 m1 m2 अपॉन 1 प्लस 4 m1 m2। तो tan थीटा इक्वल टू रूट ओवर 4 स्क्वायर 4 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1। tan थीटा इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस 4 कितना रहेगा? 12 आ जाएगा। कितना आ गया? 4 इंटू 2, तो 2 रूट 3 बाई 2। दैट मीन्स tan थीटा इक्वल टू रूट 3, और रूट 3 कितने डिग्री की वैल्यू है? 60 डिग्री की, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? पाई बाई 3। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आपने बताया कि एंगल बिटवीन टेंजेंट जब भी आर्टिकल आएगा तो हमेशा उसके दो मेथड होंगे। एक जो पूरी कोऑर्डिनेट का कॉमन मेथड है, क्या? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन टर्म ऑफ स्लोप लिख देंगे और वो उस पॉइंट से पास होगी, और पास करने के बाद उसमें m में क्वाड्रेटिक मिल जाएगी, और फिर m1 प्लस m2 m1 m2 निकाल देंगे और इस फार्मूले में पुट कर देंगे, एंगल आ जाएगा। अब दूसरा जो मेथड होता है, हर चैप्टर का अपना एक शॉर्टकट होता है, तो वो मेथड क्या है इसको नोट कर लेंगे, फिर उस मेथड के ऊपर हम लोग काम करते हैं। अब आती बात सेकंड मेथड की। तो सेकंड मेथड में मैंने क्या बताया? रूट ओवर इक्वेशन ऑफ पैराबोला अपॉन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो उसमें क्या कर रहे थे कि पैराबोला में ये एस मतलब इक्वेशन ऑफ पैराबोला, और जो पॉइंट गिवन था वो पॉइंट पैराबोला की इक्वेशन में पुट कर देना था। तो ये 4 स्क्वायर माइनस दिस, तो S1 का मतलब कितना हो गया? ये 12 आ जाएगा। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स जो थी इस पैराबोला के लिए x इक्वल टू माइनस है और a का वैल्यू हमारे पास है। तो फाइनली इक्वेशन ये थी, और हमने वहां जब सिखाया था तो हमने बोला था कि जो भी पॉइंट होगा डायरेक्ट्रिक्स में पुट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर केवल x का ही टर्म है और x का कोऑर्डिनेट क्या है? 1 है। तो दैट मीन्स जब पॉइंट पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 दैट मीन्स क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो 12 अपॉन 2, तो ये कितना आ गया? 2 रूट 3 बाई 2। देख लेते हैं वही वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? तो यानी कि थीटा का वैल्यू फिर से 1 सेकेंड 60 डिग्री। तो इसका ये आंसर आ गया। तो ये नोट कर लेंगे सेकंड मेथड। अब इसके आगे फिर आगे के क्वेश्चन शुरुआत करते हैं।
तो नेक्स्ट अब पैराग्राफ क्या कह रहा है, लेट P एंड Q बी द फोकल कार्ड ऑफ पैराबोला। तो ये पैराबोला हम लोग को दे दिए गए हैं y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आ गया, और PQ फोकल कार्ड है, तो ये P और ये Q फोकल कार्ड हो गया। टेंजेंट एट P एंड Q इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट R। P पॉइंट से हम लोगों ने एक टेंजेंट ड्रॉ करी है, Q पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ हुई है, और ये R पे इंटरसेक्ट हो रही है। और उसके बाद क्वेश्चन ने कहा R लाइज ऑन ए लाइन, यानी R वाला जो पॉइंट है वो एक लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। ये रफ फिगर बना दिया हूं, लाइन पे एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूं मैं, ये लाइन है। y इक्वल टू 2x प्लस a, और a की खासियत बता दी गई, a पॉजिटिव है। फिर देन हमसे पहला क्वेश्चन ये बोला जा रहा है लेंथ ऑफ PQ, तो लेंथ ऑफ PQ हम लोग निकालते हैं। चूंकि क्वेश्चन ने ही हमसे पहले बोल दिया कि PQ फोकल कार्ड है, तो तुरंत हमारे दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि T1 T2 इक्वल टू क्या, -1। और दूसरी बात ये आ जानी चाहिए कि T1 और T2 में सेकंड जो रिलेशन होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में पहले लेंथ, क्वेश्चन 17 जो है लेंथ के बारे में जो बात कर रहा है वो निकाल लेते हैं हम लोग। तो PQ इक्वल टू क्या होगा, A T1 माइनस T2 रूट ओवर T1 प्लस T2 होल ऑफ स्क्वायर प्लस 4, ये लेंथ का फॉर्मूला था। अब फोकल कार्ड होने की वजह से T1 T2 इक्वल टू क्या हुआ, -1। और दूसरी बात हम लोग को याद है, क्या याद है कि अब ये पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये होंगे और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये आएंगे। और सेकंड हम लोग को एक नोट्स वाला पॉइंट और याद है कि P पॉइंट से जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, Q पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उसका x कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक मीन होता था और y कोऑर्डिनेट अर्थमेटिक मीन को रिप्रेजेंट करता था। अब T1 T2 में दूसरा रिलेशन कैसे मिला, ये R पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो दैट मींस कि जो R का कोऑर्डिनेट है वो इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो हम इसको सेटिस्फाई करा दे रहे हैं। तो y की जगह यहाँ पे जब मैंने सेटिस्फाई कराया तो ये a T1 प्लस T2 इक्वल टू 2, a की जगह a T1 T2 प्लस a कॉमन करके कैंसिल कर देंगे, T1 प्लस T2 इक्वल टू 2, T1 T2 प्लस 1। और चूंकि T1 और T2 का जो वैल्यू है वो क्या है, -1 है, तो T1 प्लस T2 इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा, ये भी -1 आ जाएगा। अब मुझे ये वैल्यू मिल गई, T1 प्लस T2 भी पता लग गया। अब रह क्या गया, T1 माइनस T2, तो T1 माइनस T2 वही एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, तो T1 माइनस T2 इक्वल टू रूट ओवर T1 प्लस T2 होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 T1 T2, तो ये -1 स्क्वायर माइनस 4 दिस, ये आ गया। तो फाइनली ये जो वैल्यू आ गई क्या आ गई, √5। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो PQ इक्वल टू A √5, यहाँ पुट किया -1 स्क्वायर प्लस 4, तो दैट मीन्स PQ इक्वल टू 5A। तो ये PQ का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5A, दैट मीन्स ये हम लोग के पास B ऑप्शन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसका 18 पार्ट में क्या कह रहा है, फोकल कार्ड PQ सबटेंड एट एंगल थीटा एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला देन tan थीटा इक्वल्स टू। तो ये जो PQ फोकल कार्ड है ये वर्टेक्स पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो थीटा तो ये हो गया बेटा, और जब ये एंगल सबटेंड कर रहा है तो मतलब क्या हुआ, ये O से P को मैंने ज्वाइन करा दिया, O से Q को ज्वाइन करा दिया, और इसके बीच में जो ये एंगल बन रहा है ये हमें निकालना है। तो यहां देख रहे हैं कि OP भी एक लाइन है और OQ भी एक लाइन है, और दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना हमें बहुत आसानी से आता है। इसका स्लोप मैं मान लेता हूं m1 है, और इसका स्लोप मैंने कंसीडर कर लिया क्या है, m2। क्लियर। तो यहां पर m1 की वैल्यू पहले मैं निकाल लेता हूं, तो m1 की वैल्यू y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1, तो ये m1 की वैल्यू 2/t1। सिमिलरली m2 की वैल्यू जब देखेंगे तो बस t1 ही तो बदला है t2 से, तो ये m2 की वैल्यू 2/t2 आ जाएगी। तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m1 2/t1 माइनस 2/t2 अपॉन 1 प्लस 2/t1 इंटू 2/t2, और फिर ये एलसीएम ले लेंगे तो 2t2 माइनस t1 अपॉन t1 t2 प्लस 4। सारे रिजल्ट्स मुझे नोन है, t1 माइनस t2 या t2 माइनस t1 कोई बोलेगा एक ही मतलब होगा, मॉडुलस लगा है प्लस हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या है -1, तो -1 प्लस 4 मिलके 3 आ जाएगा। तो दैट मीन्स tan थीटा इक्वल टू 2√5/3, ये इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। तो ये था ये पैराग्राफ, इसका सेकंड पार्ट नोट कर लेंगे। और ये हम लोग का क्या, ये आईआईटी के एडवांस का क्वेश्चन भी है। तो देखो इस पैराबोला में जो को हम लोग को इस पैराग्राफ में जो 19 से 22 वाला है, इसमें ये पैराबोला की इक्वेशन जो दी गई है y² = 16x है। y² = 16x, ये पैराबोला इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन एक खास बात और बोली है, वो खास बात ये है कि जो हमें y दिया गया है, y का वैल्यू दिस, उसका सिर्फ कहने का मतलब ये था कि y जो है वो पॉजिटिव साइड पे देखता है, यानी कि इस पैराबोला के ऊपर जो पॉइंट दिया गया है वो f(x0, y0), वो हमें कहाँ देखना पड़ेगा, अपवर्ड। इस पैराबोला के ऊपर पॉइंट f(x0, y0) ये हुआ, और उसके बाद कह रहा है टेंजेंट टू द पैराबोला एट f(x0, y0) इंटरसेक्ट द y एक्सिस एट g। यहां से टेंजेंट इस पे ड्रॉ करी गई है, ये इस तरीके से टेंजेंट आ गई है। जी 0,y1। और साथ में क्वेश्चन ने ये भी बोला था कि ए लाइन L y = mx + 3 मीट y एक्सिस एट e 0,3 एंड आर्क ऑफ द पैराबोला एट द पॉइंट। मतलब एक लाइन और भी है जो y एक्सिस को, रफ लाइन हमने ड्रॉ कर दी, ये लाइन जैसे ये दिख रही है, ये y एक्सिस को e पे मीट कर रही है। आगे कहाँ जा रही, कैसी जा रही, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। और ये जो लाइन है ये L है, इसकी इक्वेशन इन्होंने बताई है y = mx + 3। ई वाला जो पॉइंट हो गया वो 0,3 क्वेश्चन ने मेंशन कर रखा है, और वो नहीं भी मेंशन करता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि y एक्सिस पे x का वैल्यू 0 है, तो 0 पुट करता है तो e का कोऑर्डिनेट मिल ही जाता है हम लोग को 0,3। अब ये आ गया। अब यहां से जो ट्रायंगल मिल रहा है हम लोग को, ट्रायंगल ये मिल गया है EFG, इसके एरिया को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। और फिर ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग यहां से शुरुआत करते हैं। कैसे करेंगे, यहां पर देखो ये पैराबोला पे पॉइंट है, ध्यान देना कि इस पैराबोला पे अगर मुझे कोई पॉइंट लेना होगा तो हमें पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट ध्यान है। ए का वैल्यू 4 हो गया, यहाँ का पॉइंट अगर मैं 80² 280 लूंगा तो तुरंत सबके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि x की वैल्यू 80² यानी कि x0 जो हो गया 4t², और सिमिलरली y0 280, तो y0 की वैल्यू क्या आ गई, ये यहां से a रख देंगे तो 8t, ये मुझे पॉइंट मिल गया। अच्छा, अब जब ये पॉइंट मिल गया तो अब मैं f पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिख सकता हूं। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसी है, एट द पॉइंट डाली है, तो यानी कि
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एफ, और एफ का कोऑर्डिनेट यहां पे क्या अभी बन चुका है, ये 4t² 8t। पैराबोला की इक्वेशन हमारे पास है, ये x1 y1 बन जाएगा। पैराबोला की इक्वेशन ये y² = 16x, तो y² रिप्लेस हो जाएगा y1 में, x रिप्लेस हो जाएगा x + x1/2 में, ये 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो ty = x + 4t²। अब ये टेंजेंट देखो g पे कट कर रही है, तो g के कोऑर्डिनेट के लिए यहां पे क्या होगा, x की वैल्यू में 0 पुट करूंगा कि नहीं। मैं चाह क्या रहा हूं, मैं चाह ये रहा हूं कि f का कोऑर्डिनेट t के टर्म में जब लिख गया तो g का कोऑर्डिनेट भी t के टर्म में लिखे, और e तो भाई कांस्टेंट नंबर, इसलिए हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां से g का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x 0 पुट हुआ, और जैसे 0 पुट हो गया तो ty = क्या आ जाएगा 4t², तो y = क्या आ गया 4t। अब जो y = 4t आया तो दैट मीन्स g का कोऑर्डिनेट 0, 4t हो गया, और जब मैं 0, 4t लिखूंगा तो तुरंत सबके दिमाग में बात आनी चाहिए कि क्वेश्चन ने मेंशन किया है g का कोऑर्डिनेट 0, y1, तो दैट मीन्स कि जो y1 की वैल्यू है वो 4t हो चुकी है कि नहीं। अब y1 की वैल्यू मेरे पास 4t है। अब अगर सब लोग थोड़ी देर बाद ये ध्यान करें, अगर मुझे किसी भी तरीके से t की वैल्यू मिल जाए, किसकी वैल्यू मिल जाए मुझे, t की, तो मुझे t की वैल्यू पता है तो मैं एरिया भी निकाल सकता हूं, और t की वैल्यू पता हो तो x0 भी निकल आएगा, और t की वैल्यू पता हो तो ये पॉइंट जो है ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई, और जैसे सेटिस्फाई कराओगे तो m ही तो बचेगा, तो m भी मुझे निकल जाएगा। और फिर उसने पूछा y1 की वैल्यू, तो t पता हो तो यहां रख देंगे तो y1 भी तो मिल जाएगा। तो अब मैं t निकालता हूं, और t कैसे निकलेगा, उसके लिए उसने क्वेश्चन ने एक बात बोली है कि इस ट्रायंगल का एरिया जो है वो कैसा है, मैक्सिमम। तो यहां से मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखता हूं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल A = ट्रायंगल कौन सा है, हाँ कुछ भी GFE लिख दो, उससे क्या फर्क पड़ेगा, है ना। और अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, फिर शॉर्टकट हमें ध्यान है, हाँ, तो यहां से जी 0, 4t, ये 4t², 8t, और 0, 3, फिर जिस पॉइंट से शुरुआत करते हैं वो पॉइंट फिर से आ जाएगा। अब हमने कहा था जब भी काम करोगे तो हमेशा वर्टेक्स का ऑर्डर क्या रखना, एंटी क्लॉकवाइज। अब a = 1/2, ब्रैकेट स्टार्ट, ये 0 हो गया, प्लस 12t², फिर ये 0 हो जाएगा, माइनस, फिर नीचे से ऊपर 0, ये 0, ये 0, और अब हमारे पास a = 1/2, 12t² - 16t³ आ जाएगा, यानी कि a का वैल्यू 6t², 8t³, ये इक्वेशन a आ जाएगी। और अब हमें इस एरिया को क्या करना है, मैक्सिमम करना है, तो मुझे यहाँ पे कैलकुलस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब पूरी इक्वेशन किसमें, t में, तो t की वैल्यू भी जैसे घटेगी बढ़ेगी उस हिसाब से एरिया भी क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा। तो यानी कि अब मैक्सिमम में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो dA/dt, तो ये कितना आ जाएगा 12t - 24t², और फिर फॉर मैक्सिमा मिनिमा dA/dt का वैल्यू क्या किया जाएगा, 0, तो फाइनल 12t - 24t² को जब 0 करेंगे तो 12t कॉमन हो जाएगा, 1 - 2t = 0, तो इससे एक t की वैल्यू हमें 0 मिलेगी और दूसरी t की वैल्यू क्या होगी, 1/2। और फिर हम ये देखते थे सेकेंड डिफरेंशिएशन जिस पॉइंट पे निगेटिव आता है वो पॉइंट मैक्सिमम होता था, और सेकेंड डिफरेंशिएशन जिस पॉइंट पे पॉजिटिव आता था वो क्या होता था, पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो यहां पर अब हम क्या निकालेंगे, d2A/dt2, यानी कि
इसका अब डिफरेंशिएशन किया जाएगा dA अपॉन dt का, तो ये 12 माइनस 48t। अब खुद ही यहां पे देख लो अपने आप कि 0 रखूंगा तो वैल्यू निगेटिव आएगी कि 1/2 रखूंगा तो निगेटिव आएगी, 1/2, क्योंकि t की वैल्यू 0 रखूंगा तो सेकंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आ जाएगा, और जब सेकंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आता है तो वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मिनिमम, और हमें क्वेश्चन ने क्या कहा है, मैक्सिमम। तो यानी कि फॉर मैक्सिमम t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि d2a अपॉन dt2 t इक्वल टू जब 1/2 लिया गया है तो ये वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। कितना नंबर है उसे कोई मतलब नहीं है, तो ये t की वैल्यू आ गई। अब इस t की जैसे ही वैल्यू मिली तो हर जगह पुट करते जाएंगे, आंसर आ जाएगा कि नहीं। t का वैल्यू यहां पुट कर दो तो y1 की वैल्यू आ गई, तो y1 इक्वल टू 4 इंटू 1/2, तो y1 का वैल्यू 2। तो ये क्वेश्चन हम लोग को y1 की वैल्यू पूछी गई 22, तो 22 क्वेश्चन का बी ऑप्शन आ जाएगा। फिर दूसरा हमें y0 पूछा गया है, तो y0 की वैल्यू कितनी 8t है, तो यहां पर पुट करेंगे तो 4 आ जाएगा सीधे y0, तो y0 की वैल्यू कितनी आ गई, डी ऑप्शन आ जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन हमसे पूछा है क्या, एरिया, तो ये क्वेश्चन ए में पुट कर दोगे, तो जैसे इक्वेशन में मैं यहां लिख दे रहा हूं यार, ए मैक्सिमम सॉल्व कर दो यहाँ पे 1/2, तो 6t की जगह 1/2 का स्क्वायर माइनस दिस निकाल दोगे इसका वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब अच्छा, और दूसरा क्या पूछा, वैल्यू ऑफ m, तो m कैसे निकलेगा, ये वाला पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, तो करा देता हूं सेटिस्फाई। तो ये बेटा 0,3 रखोगे तो m की वैल्यू कहां निकलेगी, करेगा तो ही है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई, क्योंकि मेरा एम क्या है, यहां पर सीधे पॉइंट ही रख दे रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं, 8t इसमें ये पॉइंट बेटा इस लाइन में रख रहा हूं मैं, है ना, 8t इक्वल टू m, और अब यहां पे t की वैल्यू रख दो, तो t इक्वल टू कितना है 1/2, तो यहां कितना रहेगा 4, यहां m प्लस 3, तो m का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया, ए ऑप्शन। तो ये था अगला पैराग्राफ हम लोग का। तो ये यहाँ से अब टैंजेंट में किस किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, कैसे चीज़ों को कनेक्ट किया जा सकता है, इनके ऊपर बात थी ये पूरी, जो कंप्लीट हो गई। सिंगल टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, इनसे रिलेटेड काम पूरा खत्म हो गया। पैराग्राफ में कैसे डील होता है वो भी काम खत्म हो गया। अब यहाँ से अगला टॉपिक स्टार्ट होगा नॉर्मल, तो पहले इसको नोट कर लो फिर स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आर्टिकल, नॉर्मल हेडिंग डाल देते हैं और लिखो, नॉर्मल की वही डेफिनेशन, कहीं चेंज नहीं होती, क्या, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, लिख लेंगे, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला था। इस पैराबोला के ऊपर याद करो जो पॉइंट था 80 स्क्वायर कॉमा 280, ये टेंजेंट थी, और याद करो टेंजेंट के लिए हम लोगों ने स्लोप जो लिखी थी वो m इक्वल टू 1/t थी, और नॉर्मल क्या होगा, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अब नॉर्मल भी क्या एक लाइन है, और किसी भी लाइन के लिए हमेशा दो चीज की जरूरत है, या तो दो पॉइंट पता हो या फिर एक पॉइंट और स्लोप पता हो। तो मैंने देखा नॉर्मल में मुझे पॉइंट पता है, अब किसी तरीके से इसका स्लोप मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैंने देखा टेंजेंट का स्लोप 1/t था, तो इसका मतलब स्लोप, इसका जो स्लोप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, -t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसलिए आप सब लोग याद रखेंगे कि नॉर्मल में m इक्वल टू क्या होता है, -t। अब यहां से मैं इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखता हूं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल,
स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो y माइनस 280 इक्वल टू माइनस टी एक्स माइनस 80 स्क्वायर, तो y माइनस 280 इक्वल टू माइनस टी एक्स प्लस 80 क्यूब। सारे टर्म्स एक साइड कर लेते हैं, तो y प्लस टी एक्स इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब ये किसके फॉर्म में, पैरामीटर, और हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, स्लोप से काम करना मैंने सिखाया है। तो इसलिए चूंकि यहाँ पे t इक्वल टू भाई m इक्वल टू माइनस टी है, तो t इक्वल टू माइनस m बोला जा सकता है कि नहीं? तो जैसे मैंने ये बोला तो यहां से क्या हो गया, तो ये आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म ऑफ स्लोप। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म ऑफ स्लोप। और अब यहां से मैं एक बात बोलना चाहूंगा, क्या बात बोलना चाहूंगा, कि ये पैराबोला है और ये लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर ये लाइन पैराबोला की नॉर्मल है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी इज नॉर्मल टू द पैराबोला, तो अगर ये लाइन वाकई में पैराबोला की नॉर्मल है तो क्या कंडीशन होगी? तो हमने अभी देखा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन टर्म ऑफ स्लोप y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब देखा, तो स्लोप m, तो यानी c की वैल्यू अगर मैं देखना चाहूं तो c इक्वल टू मेरे पास क्या मिल जाएगा, माइनस 2am माइनस am क्यूब आ जाएगा कि नहीं? तो ये जो c की वैल्यू निकल के आई है, इसका नाम होता है कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी। यहां तक हम नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। देखते हैं पहला, फर्स्ट y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है इसकी, y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब। मैं ये समझा दे रहा हूं कि मैं ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे लिखा हूं, तो यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये होगा am स्क्वायर कॉमा माइनस 2am होगा। अब कैसे ये हमको मिल गया, कुछ सोच सकता है? तो वो हाँ बिल्कुल सही, तो इस पैराबोला के लिए पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट क्या थे, 80 स्क्वायर कॉमा 280 था, और अभी हमने देखा था कि t इक्वल टू क्या था, माइनस m, तो t की जगह माइनस m रखा तो am स्क्वायर, t की जगह माइनस रखा तो माइनस 2am, तो ये आ गया। सेकेंड, अगर पैराबोला y स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होता, तो यानी x और y इंटरचेंज हो जाएगा, तो x इक्वल टू my माइनस 2am माइनस am क्यूब। सेकेंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पैराबोला के लिए जो कोऑर्डिनेट थे वो क्या थे, 280 कॉमा 80 स्क्वायर था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस 2am कॉमा am स्क्वायर। क्या ये आपस में कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज। भाई x रिप्लेस हो गया था y से, y रिप्लेस हुआ क्या, x से। थर्ड, y स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, तो हमने यहाँ समझाया था कि x नहीं बदलता है माइनस x से, बल्कि a रिप्लेस होता है किसे, माइनस a से। तो यहाँ पे a जहाँ जहाँ है फर्स्ट वाले में, उसमें a बदल जाएगा माइनस a से। तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में भी a बदल गया माइनस a से। फोर्थ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay, तो यहां से x इक्वल टू my प्लस 2am प्लस am क्यूब, इसमें a बदलेगा माइनस, सेकेंड वाले में a बदलेगा माइनस a से। फिर फिफ्थ,
y माइनस बीटा होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा। तो यहां पर y रिप्लेस हो गया है, फर्स्ट वाले में देखेंगे y रिप्लेस हो गया y माइनस बीटा से, x रिप्लेस हो गया x माइनस अल्फा से। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, y माइनस बीटा इक्वल टू m x माइनस अल्फा, और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा वो क्या रहेगा, इसमें अल्फा जुड़ जाएगा फर्स्ट वाले में, अल्फा प्लस am स्क्वायर कॉमा बीटा माइनस 2am, और लास्ट x माइनस अल्फा होल ऑफ स्क्वायर 4a y माइनस बीटा। और अब यहां पे जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, सेकेंड वाले में x माइनस अल्फा m y माइनस बीटा माइनस 2am माइनस am क्यूब, और सिक्स्थ अल्फा माइनस 2am और ये बीटा प्लस am स्क्वायर, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको अब नोट कर लेंगे, फिर इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं नोट्स में क्या है कि जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि पैराबोला में नॉर्मल की इक्वेशन क्यूबिक फॉर्म में मिल रही है, तो इस वजह से पैराबोला पे 3 नॉर्मल ड्रॉ होंगे। तो हम लोग यहाँ पे ये जानने जा रहे हैं कि क्या कंडीशन होगी जिसके लिए पैराबोला पे 3 नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं। जैसे ये पैराबोला था और ये पैराबोला की नॉर्मल थी, इस नॉर्मल के ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया अल्फा कॉमा बीटा। नॉर्मल की इक्वेशन जो थी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब, पॉइंट अल्फा और बीटा है, तो ये पॉइंट मैंने इसको सेटिस्फाई करा दिया। सारे टर्म्स मैं एक साइड कर ले रहा हूं, तो यहां पे देख रहे हैं कि इट इज ए क्यूबिक इन m, और जब m में क्यूबिक है तो दैट मीन्स m की 3 वैल्यू मिलेंगी, m1 m2 और m3। तो पहला ये पॉइंट हुआ कि इट मीन्स कि वी कैन ड्रॉ ऑन 3 नॉर्मल टू द पैराबोला। अब कहां पर से ड्रॉ होगा, तो सबसे पहली बात, गिवन पॉइंट लाइज इनसाइड द पैराबोला देन वी कैन ड्रॉ ऑन 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट नॉर्मल। सेकेंड, कि given point lies outside the parabola then we can draw only one normal, given point lies on the parabola then we can draw only one normal। तो पॉइंट अगर इनसाइड है, given point lies inside the parabola then we can draw 3 real and distinct normal। अब यहां से एक बात और आएगी, क्योंकि m में क्यूबिक इक्वेशन है तो क्यूबिक इक्वेशन से हम लोग रूट्स के बारे में कुछ सोच सकते हैं। तो सम ऑफ द रूट, तो यहाँ पे m क्यूब है, m स्क्वायर का टर्म है नहीं, तो क्या होता था क्यूबिक इक्वेशन में माइनस b बाई ए, तो वो है नहीं, इस वजह से इसकी 0 बन जाएगी वैल्यू। फिर 2 रूट्स के प्रोडक्ट का सम, और ये -10, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। अब जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि पैराबोला पे हम 3 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, तो यहां से कुछ रिजल्ट्स आएंगे, वो रिजल्ट्स क्या है उनके ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। ये पैराबोला है, ये पॉइंट था अल्फा और बीटा। ये पैराबोला को मान लो P पे कट किया नॉर्मल, Q पे, क्योंकि पॉइंट अगर इनसाइड है तभी 3 नॉर्मल ड्रॉ होंगे, अदरवाइज नहीं, जैसा कि हमने अभी बताया। और अभी हम लोगों ने एक बात ये भी देखा था, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें क्या दिखा था नॉर्मल के स्लोप के फॉर्म में am स्क्वायर कॉमा -2m। तो चूंकि ये पॉइंट 3 जगह पे कट कर रहा है,
इसलिए यहाँ 3 डिफरेंट स्लोप होंगी। तो ए एम वन स्क्वायर कॉमा माइनस 2a m1, क्यू का पॉइंट ए एम टू स्क्वायर कॉमा माइनस 2a m2, आर ए एम थ्री स्क्वायर कॉमा माइनस 2a m3, ये आ गया। अब इतना पॉइंट नोट पहले कर लें, फिर हम यहां से आगे का कार्रवाई बताते हैं कि क्या करना है। हमें एक बात ये पता थी कि अगर 3 लाइनें एक ही पॉइंट पे मिलती हैं तो उनको हम कॉन्करेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक उल्टी बात भी सोच सकता हूँ कि P पॉइंट पे मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, Q पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, R पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया, वो एक ही पॉइंट में मीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, कॉन्करेंट हो गया। तो अब यहाँ से नोट्स का पहला पॉइंट लिखेंगे, लिखो पॉइंट ऑन द पैराबोला, पॉइंट ऑन द पैराबोला at which drawn normal, point on the parabola at which drawn normals are concurrent is called co-normal point, is called co-normal point। तो यानी कि P Q R जो पॉइंट है इनका नाम क्या रखा जाएगा, को-नॉर्मल पॉइंट। पॉइंट ऑन द पैराबोला एट विच ड्रॉन नॉर्मल्स आर कॉन्करेंट इज कॉल्ड को-नॉर्मल पॉइंट। ये पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में जब हम आएंगे, को-नॉर्मल पॉइंट किसका नाम हुआ, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, P Q R जो पॉइंट हुआ इसका नाम को-नॉर्मल है। अगर इन पॉइंट से खींचा गया नॉर्मल एक ही पॉइंट पे नहीं मीट करता तो फिर मैं को-नॉर्मल नहीं बोल सकता हूं। सेकंड पॉइंट देखो इधर ध्यान से, अभी ध्यान से देखना, इस y के कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो जब ऑर्डिनेट बोलते हैं तो मैं इनका निकाल रहा हूं सम ऑफ ऑर्डिनेट। और यहां से अगर हम लोग ध्यान करें इक्वेशन फर्स्ट से, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू 0 है। तो क्या सीखा हम लोगों ने यहां से सेकंड पॉइंट में, तो सेकंड पॉइंट में हम लोगों ने ये सीखा कि सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ को-नॉर्मल पॉइंट आर ऑलवेज 0। लिख लेंगे सम ऑफ, भाषा लिखेंगे कॉपी में, सम ऑफ ऑर्डिनेट ऑफ को-नॉर्मल पॉइंट आर ऑलवेज 0। थर्ड पॉइंट, इससे बहुत से क्वेश्चन अच्छे अच्छे बनाए जाते हैं। अब जरा ध्यान से देखो, ये 3 पॉइंट है, तो जब कभी 3 पॉइंट मिल जाते हैं ना, तो 3 पॉइंट से मैं सर्किल भी बना सकता हूं, मैं ट्रायंगल भी बना सकता हूं। और यहां से जो ट्रायंगल बनता है ना, तो ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ाया था, रेडियस ऑफ इन सर्किल, एक्स सर्किल, सरकम सर्किल, रेडियस, वहां के 3 आर्टिकल उठ के यहाँ पे जुड़ते हैं। दूसरा कि हमने स्ट्रेट लाइन में जो सेंटर पढ़ाए थे, क्या, आर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉयड, एक्स सेंटर, मतलब सेंटर और रेडियस से रिलेट क्वेश्चन यहाँ बनाए जा सकते हैं। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने ज्वाइन किए, इससे देख रहे एक ट्रायंगल बन रहा है, और जब ये ट्रायंगल बन रहा है तो इससे मैं काम करने जा रहा हूं, इससे मैं काम ये करने जा रहा हूं, इस ट्रायंगल का सेंट्रॉयड निकालने जा रहा हूं। सेकंड पॉइंट में ये पूरी कैलकुलेशन भी लिखी जाएगी। इस पॉइंट से मैं सेंट्रॉयड निकालना हूं। देखो भाई सेंट्रॉयड जब निकलेगा थर्ड क्या होता है, तो ये a m1 स्क्वायर a m2 स्क्वायर प्लस a m3 स्क्वायर बाई 3 कॉमा सबसे -2a कॉमन हो जाएगा, और m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू क्या है, 0।
यहां से a कॉमन कर लोगे तो a/3 m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर प्लस m3 स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने देखी क्या है, 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। और अब अगर ध्यान करें तो m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर m3 स्क्वायर, इसके बारे में हम लोग को पता है। कैसे पता है भैया, ये m1 प्लस m2 प्लस m3 होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर m3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स m1 m2 m2 m3 और m1 m3 होगा। अब यहां से देखो m1 प्लस m2 प्लस m3 की वैल्यू 0 है, और सेकंड से देखो तो यहां फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ये तो 0 हो गया, m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर m3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 2a माइनस अल्फा अपॉन a। मैं इसको इधर ट्रांसफर कर, देखो ध्यान देना, ये 2a माइनस अल्फा है, जब मैं इसको ट्रांसफर कर दूंगा तो इधर अल्फा माइनस 2a लिख दूंगा, तो यानी कि m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर m3 स्क्वायर इक्वल टू 2/a अल्फा माइनस 2a। ये वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, तो देखो जब पुट करूंगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो जो g की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 2/3 अल्फा माइनस 2a कॉमा 0। अब इस पॉइंट को अगर मैं देखूं तो ये पॉइंट कहाँ है, इसका y कोऑर्डिनेट 0 है, और y कोऑर्डिनेट 0 होने की वजह से सेंट्रॉइड x एक्सिस पे लाई कर रहा है कि नहीं। और अब अगर ध्यान से देखें तो ये जो x एक्सिस है इस पैराबोला का वो एक्सिस है कि नहीं। तो यानी क्या सीखा हम लोगों ने, हम लोगों ने ये सीखा कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय कोनॉर्मल पॉइंट ऑलवेज लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। लिखेंगे पॉइंट, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय कोनॉर्मल पॉइंट ऑलवेज लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला। और उसके नीचे ये पूरी कैलकुलेशन नोट कर दी जाएगी, ये पूरी कैलकुलेशन। अब इसको नोट कर दो, लिख जाएगा, लिखो फटाफट। तो अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में हम लोग ये सीख रहे हैं कि पैराबोला में जैसा कि मैंने बोला कि इनसाइड पॉइंट है तो 3 नॉर्मल होंगे, लेकिन 3 नॉर्मल में तीनों रियल और डिस्टिंक्ट कब होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों के तीनों नॉर्मल हो रियल लेकिन इक्वल हो जाए, यानी m की वैल्यू सेम भी तो आ सकती है भाई, क्यूबिक इक्वेशन में आ सकती कि नहीं। तो मैं वो कंडीशन यहाँ पे जानने जा रहे हैं कि हम लोग ऐसा कब पॉसिबल है। देखो हम लोग को एक सिंपल सी बात ये पता है कि आउटसाइड पॉइंट से मैं केवल 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर पॉइंट आउटसाइड है तो इट मीन्स कि हम 2 ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट आउटसाइड एक टेंजेंट ड्रॉ हुई, ये दूसरी टेंजेंट ड्रॉ हुई, और हमको ये पता है नॉर्मल इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। तो यानी कि इस टेंजेंट के करस्पॉन्डिंग एक नॉर्मल और इस टेंजेंट के करस्पॉन्डिंग एक नॉर्मल। तो नॉर्मल तो 2 ही दिख रहे हैं, तीसरा नॉर्मल कहाँ आया। तो भाई साहब तीसरा नॉर्मल ये आएगा कि ये क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द वर्टेक्स है कि नहीं। और जब ये वर्टेक्स पे है तो इस टेंजेंट के करस्पॉन्डिंग ये भी तो एक नॉर्मल है। तो ये एक नॉर्मल, एक नॉर्मल, ये एक नॉर्मल, ये तो ये 3 नॉर्मल हुए। अब जब ये 3 नॉर्मल हुए तो ये तीनों नॉर्मल का एक ही पॉइंट से निकलना होगा। तो यहां से हम लोग क्या सीखे, हम लोग ये सीखे कि पैराबोला पे नॉर्मल 3 रियल और डिस्टिंक्ट नॉर्मल ड्रॉ हो सकती है जब पॉइंट इनसाइड पॉइंट पैराबोला के एक्सिस पे हो। एक बात, लेकिन भाई साहब पैराबोला के एक्सिस पे होने की भी एक कंडीशन है। क्या, अगर मान लो ये पीछे है तो तुम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो यहाँ, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो यहाँ, लेकिन एक जरा सोचो ये पॉइंट को मैं आगे खिसका के ले आऊं, इधर मान लो ले आऊं, तो अब क्या 2 टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर दिख पाएगा, नहीं दिखेगा, वो बना ही नहीं पाएगा 3 के 3 परपेंडिकुलर। वो तो यहाँ पे ले आओगे तो सिर्फ इसी के ऊपर परपेंडिकुलर दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा। अगर इस पॉइंट को मैं इधर खिसका देता हूँ तो मुझे ये पता करना पड़ेगा ये पॉइंट मैं कितना पीछे खिसकाऊं कि जब 3 टेंजेंट ड्रॉ कर पाऊं। समझे। तो अब ये कैसे पता करेंगे, इतनी बात सबको जरूर समझ में आ गई है कि
कि पॉइंट जो होगा पैराबोला के इनसाइड होगा, और दूसरी बात ये सबको समझ में आ गई कि पॉइंट पैराबोला के एक्सिस पे होगा। कहां पे होगा? पैराबोला के एक्सिस पे। अच्छा, अगर ये पॉइंट पैराबोला के एक्सिस पे है तो इसका मतलब इसका जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो अल्फा कॉमा 0 जैसा होगा कि नहीं होगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट क्या है? 0। अब ये पॉइंट क्योंकि नॉर्मल के ऊपर लाई कर रहा है, भाई ये पॉइंट किसके ऊपर लाई कर रहा है? नॉर्मल के ऊपर लाई कर रहा है। नॉर्मल की इक्वेशन ये सब क्या नॉर्मल की इक्वेशन है कि नहीं? तो नॉर्मल की इक्वेशन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा, तो मैंने इसको सेटिस्फाई कराया। तो ये m में क्यूबिक इक्वेशन मिल रही है। इसको सारे टर्म्स को मैं एक साइड कर ले रहा हूं, और अब एक m मैं कॉमन कर लेता हूं। एक m क्यों कॉमन हो रहा है? ना ना ना, और सोचो, बहुत अच्छे से सोचो भाई साहब, ये पैराबोला के एक्सिस पे होना चाहिए ना, तो तुम बोल रहे हो एक नॉर्मल ये है, तो ये नॉर्मल कैसा एक्स एक्सिस वाला है, तो एक्स एक्सिस पे स्लोप 0 आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? इसलिए m एक कॉमन हो रहा, तभी 0 आ पाएगा, वरना आएगा ही नहीं। एक नॉर्मल। दूसरी, ये 0 होना चाहिए। अब जब ये 0 हुआ तो ये m में जब बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, तो यहां से जरा ध्यान से देखो, अगर अल्फा की वैल्यू 2a से कम हो जाए, अल्फा की वैल्यू क्या आ जाए? 2a से कम, तो ये वैल्यू माइनस में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अरे नहीं समझे, अल्फा का वैल्यू 2a से कम आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब माइनस में आ जाएगा तो स्क्वायर क्या कभी निगेटिव होता है? नहीं होता है, तो इसका m की एक ही वैल्यू रह गई। तो यहां से ये वैल्यू डिफाइन कब होगी? लो और लिख दे रहा हूं, ये वैल्यू डिफाइन तभी होगी जब रूट के अंदर का टर्म क्या होगा? पॉजिटिव होगा। रूट के अंदर का टर्म क्या होगा? और जब ये पॉजिटिव होगा तो m की 2 वैल्यू हो गई, और एक वैल्यू ये है गई। तो यानी कि अल्फा माइनस 2a अपॉन a क्या हो गया? ग्रेटर देन 0, यानी अल्फा ग्रेटर देन 2a। और जब अल्फा ग्रेटर देन 2a आ गया तो मैं ये सोचता हूं कि ये है क्या, तो मेरे दिमाग में तुरंत आई बात, अल्फा जो हो गया ये डिस्टेंस होगी कि नहीं होगी? और जैसे मैंने ये लिखा तो मेरे दिमाग में बात आ गई, क्या? अल्फा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड वर्टेक्स। फोकस थोड़ी है ये, ए जो a,0 थोड़ी लिखा है ये। अल्फा क्या हुआ? ये पॉइंट क्या हुआ? अल्फा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड पॉइंट। और 2a क्या है? हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो क्या चीज सीखा कि अगर गिवन पॉइंट जो होगा वो हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम से ग्रेटर होगा, तभी पैराबोला के ऊपर 3 रियल और डिस्टिंक्ट नॉर्मल ड्रॉ होंगे, अदरवाइज ड्रॉ नहीं होंगे। और अल्फा इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड पॉइंट, ये कंडीशन होगी। नोट कर लेंगे इसको, इसको नोट कर लेंगे, और उसके बाद फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू।